नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग दोस्तों जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन पॉइंटर के नाम से दोस्तों हम लोग सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें जो भी पूर्व परीक्षाएं हुई हैं उन पूर्व परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उन सब को उनके तथ्यात्मक अध्यावर संकलन करके इस बुक को तैयार किया गया है, जो आपको मार्केट में काफी कम दामों पे आसानी से मिल जाएगा। जो भी आपके पास में जो भी मार्केट है आप इसको परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित दोस्तों हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें इसमें जितने भी पूर्व परीक्षाएं में जितने भी सब्जेक्ट से जो अलग अलग प्रश्न आए हैं उन सब को अब उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है संकलित करके इस बुक को तैयार किया गया है, और हर सब्जेक्ट को दोस्तों एक सीरीज के रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों मैं आप लोगों से के सामने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं। आते हैं दोस्तों, हम इससे संबंधित जितने भी अब तक जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित 3 क्लासेज हो चुके हैं, आज ये चौथी क्लास है आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा, खूब जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आपने जो भी टारगेट या अपना जो भी गोल सेट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जो भी आपने अपने लाइफ में या अपने अचीवमेंट में जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है, जो भी गोल सेट किया हुआ है, उसके लिए पूरे क्रांतिकारी तरीके से पूरा अपना जितना भी आपका ऊर्जा है उसको झोंक दीजिए। ठीक है, जितने ही कम समय में आपको अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे, आने वाले टाइम पे आपको उतना ही आराम मिलेगा। तो याद रखिएगा, जिस पर्पस से अपने घर को, परिवार को, माँ बाप को छोड़ करके आप दूसरे जगहों पर आए हुए हैं, या अपने घर पर रह करके जो अपने समय को लगा रहे हैं उसमें आप अपना 100% 100% दीजिए, और अपने एग्जाम को, अपने जो गोल है, आपके जो टारगेट है उसके लिए लगिए। ठीक है, तो आपने जो भी टारगेट सेट किया हुआ है उसके पीछे जो भी आपका मोटिव है, जो भी उद्देश्य है आपका उसको पाने के लिए, उसके प्रति आपको समर्पित भाव से लगना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कमी दोस्तों या थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगी। याद रखिएगा, किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके पीछे आप जिस भी गोल को टारगेट, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका टारगेट है दोस्तों, उसके लिए आपकी जो भी दिनचर्या है या उस गोल को अचीव करने के लिए आप पूरे दिनचर्या में आप जो इसको इन्वॉल्व किए हुए हैं, आपको हमेशा उसके प्रति समर्पण रखना पड़ेगा। आपके दिमाग में वो चीजें हमेशा चलना ही चाहिए। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही जो भी प्रयास करेंगे आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो याद रखिएगा, किसी भी टारगेट को पाने के लिए आपका 100% समर्पण बहुत जरूरी है, वो भी ईमानदारी के साथ। और कोई भी समस्या हो पढ़ाई लिखाई में, उसको आप जो है चैलेंजेस के रूप में लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव सोच के साथ अपने टारगेट को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहिए। चलिए दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज ये आप लोगों की चौथी क्लास है, और हम लोग आज बात करेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों हरित गृह प्रभाव, यानी हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में। वर्तमान समय में आप लोग दोनों ही चीजों को, यानी हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है वैश्विक स्तर पर, इस समय आपको लोग देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी समस्याएं हैं, या इसको लेकर के वैश्विक स्तर पर कितनी चुनौतियां हमको देखने को मिलती है। तो जो भी वर्तमान समय में जो भी चुनौतियां होती हैं उस सबसे संबंधित जो है एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हरित गृह प्रभाव के बारे में। हरित गृह प्रभाव के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक बात करेंगे वो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और कौन सी गैसें हैं जिसको हम लोग दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अगर बात करें कि प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
फ्लोरोकार्बन, SF6 और NF3। ये जो जितनी भी ये गैसेज हैं ये क्या हैं, प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि वो कौन कौन सी गैसें हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आपके एग्जाम में आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर से जो प्रश्न उठाकर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये भी पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस की कौन सी, ये इसमें से जितने भी गैसेस हैं उनका 4-5 गैसेस आपके सामने रख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा ताकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसको बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व करके चले आए। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके रूम पे होना चाहिए, इससे संबंधित कुछ भी कोई भी प्रश्न आए गलत नहीं होना चाहिए। आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस इसका सर्वप्रथम संकल्पना किसने दिया था, यानी ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था, तो याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1824 ईस्वी में यानी 1824 में जोसेफ फोरियर महोदय के द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया गया था। यानी ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित जो भी संकल्पनाएं थी वो सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने दिया था। ठीक है, इस नाम को दिमाग में रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन था, किस पर दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन था दोस्तों या कन्वेंशन ढांचा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। यानी ग्रीन हाउस गैसों का जो भी उत्सर्जन है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कन्वेंशन किया गया था। अगर आपके एग्जाम में अगर ये पूछ देता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूनाइटेड नेशन है उसका जो कन्वेंशन हुआ था वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे, बात करते हैं दोस्तों हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें को अगर हम लोग 2 पार्ट में बात कर देखें तो हमने बात किया प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस कौन सी है और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। हमने बात किया दोस्तों कि सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित संकल्पना था वो किसने दिया था। ठीक है, ये सब जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिहाज से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ऐसे ही मत लीजिएगा, बहुत ही लाइटली मत लीजिएगा। आप देखिएगा कि या आपको लेटेस्ट जो भी एग्जाम होंगे ये सब टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो खूब एंजॉय के साथ मजे के साथ पढ़िए और पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपके चारों तरफ है, पर्यावरण आपके चारों तरफ है, हम लोग उसके मुख्य घटक हैं, तो इससे कनेक्ट करके देखिएगा तो आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो भी टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जो हमारी जो जीवन है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे आप इसको काफी ज्यादा रिलेट करके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की, इसका क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके तात्पर्य की, तो दोस्तों वायुमंडल में उष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि। यानी ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि हमारे वायुमंडल में उष्मारोधी जो गैसें हैं उनकी मात्रा में जब वृद्धि होती है, उनकी मात्रा में जब वृद्धि होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वायुमंडल के औसत तापमान में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होती है। यानी जब हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें दोस्तों तो सामान्य जो उनका स्तर होना चाहिए उससे ज्यादा जब वृद्धि होती है तो होता क्या है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वायुमंडल का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाता है। यानी सामान्य से वायुमंडल के औसत तापमान में जो वृद्धि हमको देखने को मिलती है दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो औसत तापमान में परिवर्तन किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस की अधिकता की वजह से। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं, तो वायुमंडल में होने वाला जो एक सामान्य प्रक्रिया है, कौन सा सामान्य प्रक्रिया है, यानी जो हरित गृह प्रभाव है यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में
वायुमंडल का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाता है। ये क्या है, वायुमंडल में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। चलिए आते हैं थोड़ा सा, अगर इसको हम समझने का प्रयास करें। ये आपका सपोज करिए सन है, सूर्य है, ठीक है। इससे शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु तरंग विकिरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण, ठीक है, लघु तरंग विकिरण बोलते हैं। ये मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर है। जब लघु तरंग विकिरण बोलते हैं यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी ऐसा रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कम होती है। तो जो सूर्य से हमको सौर ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हमको लघु तरंग विकिरण यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त होता है, यानी उसकी वेवलेंथ कम होती है। जब वेवलेंथ कम है तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी दोस्तों, यानी उसकी प्रतिभेदन क्षमता ज्यादा होगी। इसी वजह से ये बहुत ही आसानी से हमारे वायुमंडल को क्रॉस करके आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही ये नीचे आता है तो हमारे वायुमंडल में पता है दोस्तों बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं। वो सारी गैसेस क्या करती हैं? इनको अवशोषित करती हैं। जब इनको अवशोषित करती हैं तो इनकी जो भी एनर्जी है हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनके अंदर चली जाती है, या उनके अवशोषण की वजह से इसकी वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। वेवलेंथ बढ़ जाती है। जब यही गैस वापस जाती है दोस्तों, इसकी वेवलेंथ बढ़ी हुई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी दीर्घ तरंग विकिरण। अब इनकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होती है दोस्तों? इनकी प्रतिभेदन क्षमता कम हो जाती है। तो ये अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अगर इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अगर बढ़ती चली जाए, अगर इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हमारे वायुमंडल में अगर बढ़ती चली जाए, इनके बढ़ने की वजह से क्या होगा दोस्तों कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो वापस जा रही है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, और यहां पर ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? ये इनको भेद नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? ये वापस आने लगते हैं। किस फॉर्म में? उसी फॉर्म में, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ही वापस आने लगते हैं। इन्हीं गैसों का, इन्हीं रेडिएशनों का वापस आना दोस्तों कहलाता है प्रतिलोम विकिरण। इनको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण यानी रिवर्स रेडिएशन। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। क्या होता है दोस्तों? हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। यानी अगर ये एक सामान्य प्रक्रिया रहे, सामान्य प्रक्रिया इन सेंस कि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस जितनी है अगर उतनी ही मात्रा में रहे और ये वायुमंडल क्या ना प्रतिलोम विकिरण की प्रक्रिया होती रहे, इससे होता क्या है दोस्तों कि हमारे वायुमंडल का तापमान क्या है, जितना भी बढ़ना चाहिए एक सामान्य जो प्रक्रिया है वो उतना ही रहता है। लेकिन जैसे ही मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जब ज्यादा बढ़ने लगती है तो हमारे वायुमंडल का जो तापमान है दोस्तों वो औसत से ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमको क्या है, हमारे सामने अलग अलग तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है यानी हरित गृह जो प्रभाव है हमारे वायुमंडल में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल में हमारे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ये जो प्रभाव होता है वो हमारे सामने एक समस्या खड़ा कर देता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चीज औसत से ज्यादा या एक सामान्य जो चीजें होती है उससे ज्यादा होती है तो हमारे सामने एक समस्या के रूप में देखने की मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की जो बढ़ रही है मात्रा, उसकी वजह से ही हमको देखने को मिल रहा है क्या दोस्तों, वायुमंडल का बढ़ता हुआ तापमान, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इस चीज को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए, अगर इसको दोस्तों थोड़ा सा और अगर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, तो अगर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को दोस्तों अगर हमको कम करना है तो स्वाभाविक सी बात है जो भी अन्य क्रियाएं हैं उसको हम लोग नियंत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मानव जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है उसको हमको कम करना पड़ेगा, एक सामान्य प्रक्रिया पर लेकर के आना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे वायुमंडल का जो तापमान, औसत से ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर उसमें से एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो याद रखिए दोस्तों,
अगर ये सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य से दोस्तों हमने अभी बताया कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में यानी लघु तरंग विकिरण के रूप में हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति है दोस्तों? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये ऊर्जा अगर सपोज करें दोस्तों, अगर हम लोग x यूनिट अगर हमको सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की अगर प्राप्ति हो रही है, ठीक है, सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो इस ऊर्जा का दोस्तों दो भाग में अगर हम लोग इसको बांटें तो इसका कुछ भाग सपोज करिए y यूनिट, कुछ भाग सपोज करिए y यूनिट, तो बचा हुआ भाग इधर कितना होगा? x माइनस वाई यूनिट। यानी सूर्य से जो हमको शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सपोज करिए हमको x यूनिट प्राप्त हो रही है। उस x यूनिट में दोस्तों हमने मान लिया कि y यूनिट जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है सौर ऊर्जा, वो जो पेड़ पौधे हैं या जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। तो सूर्य के प्रकाश को या सौर ऊर्जा को जब पेड़ पौधे उसका उपयोग करके क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे वायुमंडल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सूर्य से कुछ मात्रा ऊर्जा का लेकर के प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसकी वजह से हमारे वायुमंडल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो इसका बचा हुआ भाग है, अगर इसकी बात करें x माइनस वाई यूनिट की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो सौर ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा जो है वायुमंडल और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किया जाता है या इसका अवशोषण होता है, पृथ्वी के द्वारा अवशोषण होता है। और इस अवशोषण की वजह से दोस्तों क्या होता है, तापमान हमारे वायुमंडल का क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर यहां पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने की वजह से अगर ये प्रक्रिया ज्यादा होने की वजह से या इनका अवशोषण ज्यादा होने की वजह से तापमान में ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए दोस्तों अगर हम लोग पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हमको ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जैविक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। और हमने अभी बात किया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब भी होती है तो जो भी सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं, सारे पेड़ पौधे करते हैं, उसकी वजह से वायुमंडल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जितना ज्यादा हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, इसी वजह से हमारे जो वायुमंडल का जो तापमान होता है वो नियंत्रित होता है। तो आप देखे होंगे जहां जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां का तापमान हमको कम देखने को मिलता है, और जहां पर हमको पेड़ पौधे कम होते हैं वहां पर हमको तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। तो अपने जन्मदिन पे, अपने बर्थडे पे दोस्तों कम से कम साल में एक बार पेड़ पौधे लगाइए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तो एक तरह से मेंटेन होगा ही होगा, साथ साथ में दोस्तों हमारा जो क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल का तापमान काफी ज्यादा देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित करने में आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान की अगर बात करें कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक किस किस गैसों का योगदान है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक किस गैस का योगदान है, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले आता है जलवाष्प, जिसका योगदान दोस्तों 37 से लेकर के 70% तक हमको देखने को मिलता है। दूसरा योगदान सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमको करीब करीब 9 से लेकर के 26% तक देखने को मिलता है।
तीसरा जो है योगदान दोस्तों मीथेन का होता है जो 4 से 9% तक हमको देखने को मिलता है। और चौथे नंबर पर दोस्तों ओजोन का योगदान होता है जो हमको 3 से 7% तक देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सर्वाधिक योगदान, अगर ऑप्शन में आपको जल वाष्प रहता है तो आप जल वाष्प पर ट्रिक लगा दीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में जल वाष्प नहीं रहता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रिक लगाइएगा। अगर ये दोनों ही नहीं रहते हैं तो आप मीथेन पर ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात किया कि ग्रीन हाउस प्रभाव में किन किन गैसों का कितना प्रतिशत योगदान रहता है। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग रखिएगा, आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीजें हैं। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, बात करते हैं प्रमुख हरित गृह गैसों की विशेषताएं। अगर हम कुछ गृह जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन वगैरह हो गया, इन सब के बारे में बात क्या नाम है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो याद रखिएगा इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, CO2। क्या बोलते हैं, CO2। अगर इसके बारे में या इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो ये धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों भूमिका में रहता है। यानी अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों जहां पर भी ऑप्शन में आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखेगा तुरंत वहां पर ट्रिक मारिएगा और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक और लाभदायक दोनों रूप में देखने को मिलता है। हानिकारक रूप में बात करें दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ये इसकी वजह से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यानी वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, इसलिए इसको हम लोग एक हानिकारक के रूप में देखते हैं। और इसी का दूसरा पहलू है दोस्तों, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाभदायक के रूप में देखते हैं। तो हमने बात किया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेकर के एक लाभदायक या उसका जो क्या नाम है, जो मतलब इसका जो लाभदायक पक्ष है वो हमको सामने को उसका देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या नाम है हानिकारक और लाभदायक दोनों रूपों में देखने को मिलता है। आते हैं दोस्तों अगली विशेषता के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है, हम लोगों ने बात कर लिया। भूमंडलीय तापमान का ये मुख्य कारण है, ये भी बात कर लिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसका हमको लाभदायक क्या पक्ष है वो सामने देखने को मिलता है। और भूमंडलीय तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं औसत से ज्यादा तापमान हो जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको इससे हानिकारक रूप में भी उसका पक्ष देखने को मिलता है। आगे बात करें दोस्तों, इसके अगले पॉइंट पर आते हैं या अगली विशेषता की बात करें तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न अधिकांश भाग समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न जो इसका अधिकांश भाग होता है वो समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों या मिट्टियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब समझ चुके हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर बात करें दोस्तों हम लोग कि वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में सांद्रता किसकी अच्छा ये भी याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और विशेषता याद रखिएगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में सांद्रता इसकी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम लोग बात करें अगले पर आते हैं दोस्तों मीथेन के बारे में। ठीक है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH4। ठीक है, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उससे मिलकर के मीथेन बनता है। ठीक है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र भी दिमाग में रखिएगा। इसको हम लोग दोस्तों मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों हम लोग मार्स गैस जो है मीथेन को बोलते हैं। अगर इसके स्रोत की बात करें दोस्तों, मीथेन के क्या क्या स्रोत हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आने वाले टाइम पे आप जो भी एग्जाम देंगे इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो बहुत सी आसानी से सॉल्व करें और आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगर हम लोग दोस्तों मीथेन के सोर्स की बात करें, मीथेन के स्रोत की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनके, धान के खेत, कोयले,
कि जो खदानें हैं वहां पे आर्द्र भूमि और जो समुद्री हाइड्रेट्स हैं, ये सब हमको मीथेन के स्रोत के रूप में देखने को मिलते हैं। यानी इन सब से हमको मीथेन का उत्सर्जन देखने को मिलता है। यानी अगर आपके ऑप्शन में पूछ दे या इस तरह से इसमें 2-3 पॉइंट दे दे और कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा मीथेन का सोर्स है, याद रखिएगा दोस्तों ये सब क्या है, मीथेन के सोर्स है। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो हमने बात किया सबसे अधिक योगदान किसका होता है, जल वाष्प का होता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट को ध्यान रखिए। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हमको वर्तमान समय में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देखने को मिलता है चीन में। ठीक है, चीन में। और देख ही रहे हैं भारत के साथ इसका कितना डिस्प्यूट चल रहा है, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो है सीमा हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है सीमा को लेकर के हमको इससे विवाद देखने को मिलता है। आप इसको करंट न्यूज के तौर पर पढ़े ही होंगे। तो याद रखिएगा कि वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है तो वो कौन सा है? एक एशिया का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा देश है दोस्तों, वो है चीन। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश कहते हैं, यानी यहां पर या एक ऐसा देश है जहां पर क्या है दोस्तों, हमको कार्बन का यानी जो भी मानव गतिविधियां उसकी वजह से जो हमको ज्यादा से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन देखने को मिलता है वो बहुत सारे देश है, लेकिन एक ऐसा भी देश है हमारे एशिया में जहां पर कार्बन निगेटिव देश बोलता है, यानी कार्बन का उत्सर्जन काफी कम देखने को मिलता है, यानी निगेटिविटी उसकी मतलब नकारात्मक मतलब उसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव है। ठीक है, याद रखिएगा वो एशिया का देश है दोस्तों भूटान। भूटान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन निगेटिव देश। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब सोचिए कि ये देश जहां पर ये कार्बन निगेटिव देश के रूप में हम लोग जान रहे हैं, वहां का क्लाइमेट कितना स्वच्छ होगा, कितना सुंदर होगा और कितना स्वच्छ वातावरण होगा और कितना जबरदस्त तरीके से हमको वहां पे प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिल रही होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। ये सब पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं समझ रहा हूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन यहां पर तुरंत आया होगा कि अभी मैंने बात किया कि ग्लोबल कि क्या नाम है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा प्रतिशतता जो है जलवाष्प की है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा अंतर है वो समझने की बात है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इन तीनों ही ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा प्रतिशत हमने बात किया जलवाष्प की है। लेकिन दोस्तों अगर इन सब में बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था, इस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, या ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग या वायुमंडल के तापमान में जो हमको वृद्धि देखने को मिलती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो इसके हिसाब से दोस्तों टिक मारेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो अंतर में समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है। ठीक है, यानी वायुमंडल का जो तापमान है जो औसत से ज्यादा बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बढ़ने की वजह से, अगर इसके परिणाम की बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों कि हिम नदी द्रवीभूत होने लगेंगी। मतलब जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रभाव है या जो वायुमंडलीय तापमान में जो वृद्धि है उसकी वजह से हमको जो हिमनद है, ठीक है, वो हिमनद वगैरह क्या होते हैं दोस्तों, द्रवीभूत यानी वो पिघलने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो जमे हुए बर्फ हैं वो पिघलने लगते हैं। क्यों पिघलने लगते हैं? क्योंकि तापमान में वृद्धि की वजह से। समय से पूर्व में आम में बौर आने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमको यह भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो हमको आम में जो बौर देखने को मिलता है वो समय से पूर्व हमको देखने को मिलने लगेगा। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर अगले इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर एक सामान्य वायुमंडल में जो सामान्य वायुमंडल का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो भी जीवन है लोगों का या जो भी जीव जंतु रहते हैं, अगर उसमें वायुमंडल में तापमान में अगर हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो पर्यावरण या वो वायुमंडल हमारे लिए जो जिसकी वजह से हम लोग एक अनुकूल स्थिति में रह करके अपना विकास कर रहे थे या अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, अगर उसमें चेंजेस होगा, परिवर्तन होगा तो हमारे ऊपर वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आते हैं तो ये जो भी हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट क्या क्या है, उसकी वजह से और क्या कौन सी उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी इंफॉर्मेशन था जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, हम सब लोगों ने उस पर डिस्कस कर लिया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन, यानी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगर बात करें दोस्तों जलवायु परिवर्तन के बारे में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर सबसे पहले बात करें इसके सम्मेलन के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था वो हुआ था किसके द्वारा, UNFCCC के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दिमाग में इस बात को रखना है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा UNFCCC के द्वारा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों कि ये अंतरराष्ट्रीय जो संधि थी ये कब आई थी, तो वर्ष 1992 ईस्वी में। कब आई थी दोस्तों, 1992 यानी 1992 ईस्वी में। इसका गठन की अगर बात करें दोस्तों तो रियो डी जेनेरियो में, इसके पहले हम लोग काफी बात कर चुके हैं, रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित हुआ था दोस्तों पर्यावरण विकास सम्मेलन, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या किया गया था, या उसका गठन किया गया था, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, कब, 1992 में। याद रखिएगा ये प्रभावी कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा ये प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 ईस्वी को। आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ करके जाते हैं गठन के बारे में, गठन करने के बारे में, और प्रश्न में थोड़ा सा उसको पढ़ते समय मिस्टेक करने की वजह से दोस्तों कुछ बातें हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। याद रखिएगा प्रश्न में कभी कभी आप देखे होंगे सत्य असत्य को लेकर के हम लोग, ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या नाम है, प्रश्न में लिखा रहता है सत्य असत्य, ठीक है। फिर हमको कहीं कहीं देखने को मिलता है, पूछ देता है ऊपर में से कौन सा नहीं है, इसको लेकर के, या हम लोगों को कभी कभी गठन हुआ, प्रभाव हुआ, ये जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं, तो पढ़ते समय क्या किया करिए, प्रश्न पे जहां पर भी असत्य पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, या उपर्युक्त में से कौन सा सही है, या उपर्युक्त में से या निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा गलत है, इस सब पे अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये तरीका आपको जो है प्रश्न जो भी आप ये तरीका अपनाएंगे प्रश्नों को सॉल्व करते समय, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। ये मैं बात किया जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रभावी कब हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों 21 मार्च 1994 ईस्वी में। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट पे कि ये विश्व के लगभग 197 देशों के द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, याद रखिएगा 197, 197 देश इसमें क्या है, शामिल है। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है हम लोगों ने देख लिया। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, पृथ्वी काल, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ आवर, ठीक है। ये एक तरह का दोस्तों आप देखोगे एक तरह का एक विश्वव्यापी आंदोलन था। अगर इस तरह के जो आंदोलन वगैरह चलाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा लोगों को जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हों और उससे संबंधित या वो सम्मेलन या वो आंदोलन जिस उद्देश्य से चलाया जाता है, उस उद्देश्य को लोगों के सामने ला करके उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। उसी के हिसाब से दोस्तों एक पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर जो है WWF का एक विश्वव्यापी क्या था दोस्तों, आंदोलन था। इसको वर्ल्ड WWF के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। आपसे सबसे पहले दिमाग में रखने वाली बात है कि पृथ्वी जो काल है, अर्थ आवर है, ये किसका विश्वव्यापी आंदोलन है, याद रखिएगा WWF का। वो WWF नहीं जो आप लोग देखते हैं, ये WWF हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की। चलिए अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों कि मार्च माह के अंतिम शनिवार को 1 घंटा के लिए, वो भी 1 घंटा कौन सा दोस्तों, 8:30 PM से लेकर के 9:30 PM तक, यानी 8:30 PM to 9:30 PM के लिए बिजली उपकरणों के प्रयोग को बंद करना। तो सबसे पहले याद रखिए कि पृथ्वी काल किससे संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण याद रखिए दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या था, ये क्या है, सॉरी ये किससे संबंधित है, इसका ये है कि मार्च माह का जो अंतिम शनिवार होगा दोस्तों, उस शनिवार को
1 घंटे के लिए रात में 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक बिजली को क्या करना है दोस्तों, जो भी बिजली है उसके उपकरणों को बंद करना है, यानी आपको 1 घंटे अंधेरे में रहना है। ठीक है, ऐसे समझिए। हमको कोरोना पीरियड में भी ये सब चीज देखने को मिला है। ठीक है, कभी थाली बजाना है तो कभी जो है टार्च की लाइट जलाना है। ठीक है, कभी कभी जो हमारे फ्रंटियर थे, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल थे, उनके लिए जो है एक सम्मान के दृष्टिकोण से उनको देख करके उनको ताली बजाना है, या उनके रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से ये कार्य किए गए थे। या फिर उसके बाद रात में जो है कुछ टाइम के लिए लाइट वगैरह बंद किया जाना, ये भी कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से और थोड़ा सा लोगों को पॉजिटिव करने के दृष्टिकोण से ये सब कार्यक्रम जो है हमको अपने इंडिया भारत में भी देखने को मिला था। वैसे ही दोस्तों पृथ्वी काल यानी जो WWF का ये विश्वव्यापी आंदोलन था, उसी तरह से संबंधित एक आंदोलन था। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य दिमाग में रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना था। ठीक है, तो पृथ्वी काल अर्थ आवर के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें वो याद रखिएगा। सबसे पहले ये आंदोलन जो है विश्वव्यापी आंदोलन शुरू किसने किया था। दूसरा बात रखिएगा, याद रखो कि किस टाइम तक जो है इसमें बिजली उपकरणों की बंद करने की बात की गई थी। और तीसरा याद रखिएगा दोस्तों इसके उद्देश्य के बारे में। चलिए आते हैं दोस्तों अगले समझौता के बारे में, पेरिस समझौता। पेरिस के बारे में जान रहे हैं दोस्तों, ये फ्रांस की राजधानी है, एक यूरोपियन देश है, ये यूरोप का कंट्री है। तो पेरिस समझौता के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी UNFCCC की एक बैठक हुई थी वर्ष 2015 में। उसी बैठक में दोस्तों पेरिस समझौता हुआ था। तो सबसे पहले यहां पर याद रखने वाली चीज है कि पेरिस समझौता कब हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2015 में UNFCCC की बैठक में हुआ था। चलिए, ये प्रभावी कब हुआ था दोस्तों, ये 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ था। याद रखिएगा, अगर मैं इस चीज पे बार बार आपको फोकस कर रहा हूं उसके गठन को लेकर के और उसके प्रभावी होने को लेकर के, तो आप उस चीज को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह पूछ देगा कि पेरिस समझौता प्रभावी कब हुआ था। आपके दिमाग में बार बार चला है पेरिस समझौता 2015 में, लेकिन प्रभावी के बारे में पूछ दिया है। याद रखिएगा दोस्तों 4 नवंबर 2016 को। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते हुए आगे बढ़िए। अगर इसके हस्ताक्षरकर्ता देश की बात करें दोस्तों, तो पेरिस समझौता पर 195 कुल 195 देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों इसके लक्ष्य के बारे में, कि जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें जब कोई समझौता होता है स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उसके कुछ टारगेट उसके गोल होते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से दोस्तों अगर हम लोग पेरिस समझौते के कुछ लक्ष्य की बात करें, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों, ये था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, ये पेरिस समझौता का एक ही समझौता था। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो 21वीं सदी के अंत तक, यानी 21वीं सदी के अंत तक औसत जो वैश्विक तापमान है उसकी वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो। अगर बात करें इसके निर्धारित जो लक्ष्य थे, सबसे पहला ये था कि ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम करना है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि 21वीं सदी के अंत तक जो औसत वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हमको देखने को मिल रही है, वो उद्योग पूर्व की बात करें, जो उद्योग पूर्व स्तर का जो तापमान था उस तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम किया जाए, या अगर ये संभव हो सके तो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था, ये उसके कुछ महत्वपूर्ण क्या है लक्ष्य हैं। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पर, हम लोग बात करेंगे हरित जलवायु निधि, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों, हरित जलवायु निधि, ये भी दोस्तों UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो ग्रीन जलवायु निधि है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये UNFCCC की रूपरेखा के अंदर क्या है, एक कोष है। अगर इसके गठन के प्रावधान की बात करें, किसके गठन की प्रावधान की दोस्तों, हरित जलवायु निधि के, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2010 में हुआ था, कहां पर, कानकून में। ठीक है, जो कहां पर है दोस्तों, मैक्सिको में। वहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कानकून मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको मतलब दोस्तों
जो है साउथ, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसी में एक ये देश है। वहीं पर कानकुन में 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में दोस्तों हरित जलवायु निधि के गठन का प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि हरित जलवायु निधि या ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किस सम्मेलन में हुआ था, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2010 में मैक्सिको में हुआ था, उसी सम्मेलन में इस गठन के प्रावधान की बात की गई थी। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना दोस्तों डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हमको देखने को मिलता है। उसका जो प्रावधान किया गया था वो कानकुन में किया गया था, लेकिन इसका गठन किया गया था डरबन में। जो हमको सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस सम्मेलन में हमको हरित जलवायु फंड या हरित जलवायु कोष की स्थापना या उसके गठन की बात हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। अगर उसके प्रावधान की बात करेगा तो कानकुन समझौता होगा, कानकुन में जो सम्मेलन हुआ था। अगर उसके स्थापना की बात करेगा तो आप डरबन में जो सम्मेलन हुआ था उस समय उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? किसकी स्थापना का उद्देश्य दोस्तों? हरित जलवायु जो कोष था उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता करना। ठीक है, इसका उद्देश्य याद रखिएगा क्या है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो विकासशील देश हैं उनको उनके अनुकूलन या न्यूनीकरण की प्रक्रियाओं में सहायता करना। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो विकासशील देश हैं उनका किस तरह से सहायता किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो हरित जलवायु कोष है यानी ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है उसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। क्योटो दोस्तों हमको जापान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जापान में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, इससे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिए। पहले पॉइंट की बात करें, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो सबसे पहले मैंने आपके इसके पहले भी काफी सारे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो वो अलग अलग प्रोटोकॉल भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं। आपसे पूछ देगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब मैच करने के लिए भी दे देता है, या कभी कभी आपसे सीधे पूछ देता है ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसलिए प्रोटोकॉल जितने भी उन सबको एक जगह रख लिखिए और लिख करके उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, ये याद रखिएगा, ये जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर पॉइंट याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ये UNFCCC से संबंधित है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किस संस्था से संबंधित है, तो याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उससे संबंधित है। चलिए अगर इसी में बात करें दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल में एक CDM की बात की गई थी। सबसे पहले इस CDM का फुल फॉर्म दिमाग में रखिएगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, यानी स्वच्छ विकास युक्ति। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या स्वच्छ विकास युक्ति का उल्लेख हमको किस प्रोटोकॉल में देखने को मिलता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका उल्लेख हमको क्योटो प्रोटोकॉल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, दूसरा महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जो CDM का उल्लेख यानी CDM जो यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है यानी स्वच्छ विकास जो युक्ति है, इसका उल्लेख हमको क्योटो प्रोटोकॉल में भी देखने को मिलता है। चलिए अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल के अंगीकृत तिथि की, इसको कब अंगीकृत किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को क्योटो प्रोटोकॉल को हम लोग क्या किए थे, अंगीकृत किए थे। इसके डेट को याद रखिएगा। अगर बात करें इसके लागू तिथि की, इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों 16 फरवरी यानी 16 फरवरी 2005 ईस्वी को क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया गया था, लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, अगर मान लीजिए 16 फरवरी भूल जाते हैं, इस वर्ष को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए अगर बात करें दोस्तों इसी पे अगले पॉइंट पे, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने हेतु बाध्यकारी समझौता है।
याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे, इस पॉइंट को लेकर के पूछ दे कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने हेतु जो बाध्यकारी समझौता हुआ था वो किस प्रोटोकॉल के तहत हुआ था, तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता हुआ था। ये सब जो की पॉइंट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, जहां पर मैं रुक करके ज्यादा फोकस करने का प्रयास कर रहा हूं, समझ लीजिएगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहीं से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा, ये सब नए नए क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं हमारे एग्जाम में, इस तरह से घुमा करके पूछ देगा। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। भारत की जलवायु परिवर्तन पर जो प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? याद रखिएगा, भारत की जलवायु परिवर्तन पर जो प्रथम राष्ट्रीय जो कार्य योजना थी दोस्तों, जो प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना थी वो हमको देखने को मिलती है वर्ष 2008 में। कंफ्यूज मत करिएगा, अभी हम लोगों ने बात किया था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है वो लागू हुआ था 2005 में, लेकिन अगर भारत में जलवायु परिवर्तन पर की बात कर देगा कि भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2008 में। ऑप्शन में आपको 2008 के साथ साथ 2005 भी देखने को मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन जैसे ही नाम आएगा आप आंख बंद करके कहेंगे अच्छा जलवायु परिवर्तन आ गया, अच्छा हमने तो पढ़ा हुआ है इसको, आप तुरंत जो है क्योटो प्रोटोकॉल के से रिलेट करके सब कॉन्शियस माइंड में आपको वो बैठा है और आप 2005 मार्केट ट्रिक करके चले आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना की बात करेगा तो 2008 में हुआ था, इस चीज को दिमाग में दोस्तों रखिएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत में दोस्तों, भारत की एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना शुरू की गई थी कब? 2008 में, जिसमें हम लोग 8 मिशन की बात किए थे। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्य योजना शुरू की गई थी, जो कार्य योजना शुरू की गई थी 2008 में, उसमें कुल 8 मिशन की बात किया गया था। तो आपसे ये भी पूछता है एग्जाम में, इससे भी संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, इस 8 में से 4 का नाम दे देगा या 3 का नाम दे देगा या ऑप्शन बना करके ABCD करके दे देगा, ऐसे करके दे देगा ABCD, इसमें से किसी 3 का नाम उठा करके दे देगा और किसी एक ऑप्शन में आपको नाम नहीं देगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये 8 जो इसमें 8 मिशन की बात की गई थी, उस 8 मिशन को आप लोग दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले मिशन की बात करें दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की बात की गई थी। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की बात की गई थी। और तीसरे पॉइंट पर अगर आए तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य नीति ज्ञान मिशन की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अगर आते हैं अगले पे, राष्ट्रीय सौर मिशन की भी इसमें बात की गई थी, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन की बात की गई थी, और उसके बाद ठीक है राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय जल मिशन, उसके बाद राष्ट्रीय हिमालयी पारितंत्र परिरक्षण मिशन। ये जितने भी महत्वपूर्ण मिशन है जिसको 2008 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इस 8 मिशन को अपने दिमाग में रखिएगा, इससे संबंधित भी आपको प्रश्न को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 2-3 बार आप उसको देख लेंगे एग्जाम के पहले, या आप उसको बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, जो भी आपका शेड्यूल है रिवाइज करने का उसके हिसाब से देखते हुए चलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से याद करेंगे। पढ़ते समय याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप जो भी आप पर डे, एक हफ्ते का, महीने का जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं अपना पढ़ने का, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का टाइम टेबल भी सेट करिए। अगर हफ्ते में दोस्तों अगर आप मान लीजिए एक हफ्ते का आपने शेड्यूल बनाया, उस एक हफ्ते के शेड्यूल में दोस्तों एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आपको पूरे दिन इसके पहले जितना पढ़ा हुआ है उस एक दिन हमको सिर्फ रिवाइज करना है। याद रखिएगा दोस्तों, रिवीजन आपके सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण कीज की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ रिवीजन है। आपने जितना पढ़ा हुआ है दोस्तों उसको आप जितने मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे वही आपको आपके एग्जाम में आपको सफल होने में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। याद रखिएगा, पढ़ने के साथ साथ मल्टीपल टाइप रिवीजन ये आपको अपने जो भी आपका दिनचर्या पढ़ाई लिखाई का उसमें एक इंपॉर्टेंट उसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए उसको रखना पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा पढ़ते समय ये फोकस करना चाहिए कि उसको हमको कई बार रिवाइज भी करना है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो भी आपका टॉपिक है उसको 3 से 4 या 5 बार आप रिवाइज करके जाइएगा, नहीं तो आपसे क्या होगा, आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे। चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले पॉइंट पे।
इन सब बातों के हम आपको बीच बीच में मोटिवेट करने का प्रयास करें ताकि आप लोग अपने टारगेट से इधर उधर भटके नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पे। चलिए आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि है 2007 में यूरोपीय संघ के द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से वर्ष 2007 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक क्या क्या है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जलवायु परिवर्तन के बारे में कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, इसके पहले हमने पढ़ा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हमको इफेक्ट देखने को मिलता है या जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन या जो क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिलता है उसके पीछे कारक कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, जो जीवाश्मिक ईंधन है, क्या है दोस्तों, जो जीवाश्मिक ईंधन है उसका अधिकाधिक प्रज्वलन, कि जितना हम लोग जीवाश्मों का जितना ज्यादा हम लोग प्रज्वलन कर रहे हैं या जितना उनको हम लोग जला रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है और उसकी वजह से हमको जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन में इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो तेल चालित वाहन है, ठीक है, या जो स्वचालित वाहनों की संख्या का विस्फोटन या उनकी अत्यधिक मात्रा में जो वृद्धि, तो इनकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो भी गैसेस वगैरह निकलती हैं, इनकी वजह से भी क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी मात्रा बढ़ती है और उनके बढ़ने की वजह से हमको जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अत्यधिक वनोन्मूलन, यानी पेड़ पौधों की जितना ज्यादा हम लोग कटाई करते हैं, अभी हमने समझाने का प्रयास किया कि पेड़ पौधे जितना ज्यादा होते हैं उतना ही ज्यादा सूर्य को क्या सौर ऊर्जा को अवशोषित करके सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल के तापमान में हमको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में जो ब्लाइंड डेवलपमेंट है, जो अंधाधुंध विकास हम लोग करते चले आ रहे हैं और पेड़ों की जबरदस्त तरीके से कटाई करते हुए चले जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो जलवायु परिवर्तन है या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा, इसके बारे में भी हमने बात किया। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, अभी हम लोग ओजोन परत के बारे में आगे बात करेंगे। उस ओजोन परत के क्षरण की वजह से भी हमको क्या दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है वो भी, उसकी वजह से भी हमको जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या प्रभाव है उसके बारे में हमने बात किया और जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारक हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें कि वो कौन सा भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्कटिक और जो ग्रीनलैंड हिम चादर है, ग्रीनलैंड हिम चादर है, ठीक है, वो सबसे पहले हमको क्या नाम है, ये क्या नाम है, तापमान, वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे पहले प्रभावित हमको देखने को मिलेगा। यानी अगर हमारे जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करेगा तो सबसे पहले उसका प्रभाव हमको आर्कटिक और जो ग्रीनलैंड हिम चादर या जो बर्फ से जो ढके हुए, जैसे जो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, उस ग्रीनलैंड क्या पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, ये सब पे सबसे पहले हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बात किया था ना कि जैसे कि क्या ना ग्रीन हाउस सॉरी जो जलवायु परिवर्तन है उसका प्रभाव में हमने बात किया था, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती चली जाएगी या वायुमंडलीय तापमान बढ़ता चला जाएगा तो जो बर्फ वगैरह है वो सब पिघलने लगेंगे, ठीक है। हमको सबसे पहले जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वो है आर्कटिक और ग्रीनलैंड। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन, याद रखिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन जो विश्व के तापमानों पर आंकड़ा इकट्ठे करने का काम करेगा, ये कहां पर स्थापित किया गया है, याद रखिएगा यह स्थापित किया गया है दोस्तों अल्जीरिया में, ब्राजील में और केन्या में। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे पूछ देता है कि जो वैश्विक वायुमंडल में जो चौकसी स्टेशन है जो तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने का काम करेगा वो कहां पर स्थापित किया गया है, याद रखिएगा अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। CDM जिसके बारे में हम लोग बात किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म,
ये इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कमी के लिए हरित गृह गैसों यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है। तो सबसे पहले हमने बात किया था कि सीडीएम के बारे में, वो किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, इसका कार्य क्या है। ये ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए जो हरित गृह गैस का उत्सर्जन है उसको नियंत्रित करने की क्या है, एक प्रणाली है। यहां सबसे पहले याद रखिएगा सीडीएम के बारे में, इसका फुल फॉर्म, दूसरा किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, और तीसरा ये किसका उद्देश्य क्या है, इसकी कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। चलिए आते हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पे। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कार्टाजीनिया प्रोटोकॉल, जो कहां पर है, कोलंबिया में। ये जो प्रोटोकॉल है कोलंबिया में हुआ था, कार्टाजीनिया प्रोटोकॉल। अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसके अंगीकरण की तिथि कब थी, तो 23 जनवरी 2000 को। सबसे पहले याद रखिएगा कार्टाजीनिया प्रोटोकॉल किस देश से संबंधित है, याद रखिएगा कोलंबिया में हुआ था ये, या कोलंबिया में इस प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई थी। और इसका अंगीकरण कब किया गया था, याद रखिएगा 29 जनवरी 2000 को किया गया था। अगर इसके लागू तिथि की बात करें, ये 11 सितंबर 2003 को इसको लागू किया गया था। ये किसका पूरक प्रोटोकॉल है, ये भी याद में रखिएगा दोस्तों। ये जो है जैव विविधता पर जो अब इस समय हुआ था 1992 में, 1992 ईस्वी में, उसी का ये क्या है, पूरक प्रोटोकॉल है। क्या दोस्तों, पूरक प्रोटोकॉल है। चलिए इसकी प्रतिबद्धता की बात करें, ये जो इसकी प्रतिबद्धता क्या है इस प्रोटोकॉल की, याद रखिएगा जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य क्या है उस प्रोटोकॉल का, उसका लक्ष्य क्या है, वो किसके प्रति प्रतिबद्ध है, याद रखिएगा जो बायोडायवर्सिटी है उसको, उसकी रक्षा करना इसका क्या है, उद्देश्य है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका कार्टाजीनिया प्रोटोकॉल है कहां पर हुआ था, कब उसको अंगीकृत किया गया था, कब लागू किया गया था, वो किस प्रोटोकॉल का पूरक प्रोटोकॉल है, और उसके उद्देश्य को तो आप लोग एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसके उद्देश्य से संबंधित ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नगोया प्रोटोकॉल की, काफी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल। ये सब जितने हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं, और आने वाले भी एग्जाम में इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए बात करें दोस्तों नगोया की, तो याद रखिएगा जो नगोया है हमको जापान में देखने को मिलेगा। ये जो नगोया प्रोटोकॉल की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं अगर उस पर आए दोस्तों, ये दोस्तों साइन कब किया गया था, याद रखिएगा 29 अक्टूबर 2010 को नगोया प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। ठीक है, चलिए अगर इसके और बारे में बात करें तो आनुवांशिकी संसाधन जो जीनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों को समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। अगर आपसे पूछ दे कि नगोया जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, याद रखिएगा कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं या जो आनुवांशिक संसाधन है उसको प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, चलिए यानी नगोया प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग कार्बन निषेचन के बारे में। कार्बन निषेचन का क्या तात्पर्य है, हमने बताया था, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में दोस्तों जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावलियां हैं, उस शब्दावलियों का क्या क्या अर्थ है उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके पहले भी हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण शब्दावलियों में बात किया है। उसी में अगर बात करें दोस्तों एक कार्बन निषेचन है, उस कार्बन निषेचन की बात करें दोस्तों तो इसका क्या तात्पर्य है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई ताप वृद्धि, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई ताप वृद्धि का तात्पर्य है दोस्तों कार्बन निषेचन से। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग बात करते हैं कार्बन पदचिह्न, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या तात्पर्य है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा, यानी किसी भी मानव गतिविधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमको ग्रीन हाउस गैस की या जितनी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा की जरूरत पड़ती है या जितना वो उत्पन्न करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको हम लोग कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पदचिह्न के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा कार्बन निषेचन का क्या तात्पर्य है और कार्बन पदचिह्न यानी कार्बन फुटप्रिंट का क्या तात्पर्य है, ये आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों कार्बन क्रेडिट, काफी महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट
चलिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले इसके बारे में याद रखिएगा, कार्बन क्रेडिट में 1 यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। कार्बन क्रेडिट क्या है दोस्तों, कार्बन क्रेडिट की अगर बात करें दोस्तों तो एक जो कार्बन क्रेडिट होता है उसकी 1 यूनिट की अगर बात करें तो वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होता है, समतुल्य होता है। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट की जो 1 यूनिट है या कार्बन क्रेडिट की 1 यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। कार्बन क्रेडिट किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर याद रखिएगा कि कार्बन क्रेडिट है क्या, तो कार्बन क्रेडिट का तात्पर्य दोस्तों उसके 1 यूनिट का तात्पर्य है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वो क्या होता है, समतुल्य होता है। और जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जब कोई भी देश अपने यहाँ पर्यावरणीय या अपने पर्यावरणीय परिवेश में जब क्या करता है, हानिकारक जो गैस उत्सर्जन की क्षमता में कमी लाता है, तो उसके कमी के हिसाब से वो कितना कमी लाता है, उस कमी के हिसाब से दोस्तों उसको कार्बन क्रेडिट क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले याद रखिएगा कार्बन क्रेडिट है क्या, और दूसरा याद रखिएगा कि कार्बन क्रेडिट से संबंधित अगर इस तरह के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है, मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें करें तो एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। अगर जो भी विकासशील देश क्या करता है, अपने देश में पर्यावरणीय परिवेश के हिसाब से उनके पर्यावरण परिवेश को जो भी गैसेस नुकसान करते हैं उनमें कमी लाता है, तो कमी लाने के उद्देश्य से जो उनको कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है, वो उस जितना भी कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है दोस्तों, अगर बात करें कि अगर एक देश को 1 कार्बन क्रेडिट प्रदान किया गया है, उस 1 कार्बन क्रेडिट अगर उसके पास है तो इसका मतलब वो 1 टन CO2 के बराबर क्या कर सकता है, द्रव्यमान, यानी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्यमान के बराबर क्या कर सकता है, या CO2 का उत्सर्जन कर सकता है। 1 टन CO2 का उत्सर्जन कर सकता है अगर उसके पास 1 कार्बन क्रेडिट है। यानी कोई भी देश क्या करता है, अपने पर्यावरणीय उनका जो परिवेश होता है उसमें जो भी उनके पर्यावरण को नुकसान करने वाले जो भी गैसेस हैं उनमें कमी ला करके कार्बन क्रेडिट को प्राप्त करता है, और फिर आने वाले टाइम पे उसी कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके क्या करता है, उसी के हिसाब से अगर 1 कार्बन क्रेडिट है तो 1 टन CO2 का उत्सर्जन करने की पास क्या होती है, उसके पास अधिकार होता है या उसको अनुमति होती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो क्योटो प्रोटोकॉल जिसके बारे में हमने बात किया था, उसके तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू किया था। यह भी समझ लीजिएगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो पर्यावरण में जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसके बारे में भी समझिएगा, जो किससे संबंधित था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रय विक्रय वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है। यानी कार्बन क्रेडिट का अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो क्रय विक्रय होता है दोस्तों, वर्तमान समय में या वर्तमान बाजार का जो मूल्य होता है उसी के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। ये सब जितने भी कार्बन क्रेडिट के बारे में जो भी हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू किया जाता है, ये भी कार्बन क्रेडिट से संबंधित ही स्टेटमेंट है। या अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रय विक्रय वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। ये सब स्टेटमेंट अगर आपसे 1 2 3 करके पूछ देता है, और आप याद रखिएगा कार्बन क्रेडिट से संबंधित ये सब स्टेटमेंट, सबसे पहले अगर यहाँ पे याद रखने वाली चीज है एक कार्बन क्रेडिट का क्या तात्पर्य है, इसके आने के एग्जाम में ज्यादा चांसेस हैं। थोड़ा सा अगर आपसे इसे कठिन प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न बनाने का प्रयास करता है, ये सब स्टेटमेंट दे देगा, इसमें से अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्बन क्रेडिट के बारे में सत्य है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन जो है कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कार्बन क्रेडिट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग देख चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। वन भागीदारी सुविधा क्या दोस्तों, वन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा जून 2008 में वन भागीदारी सुविधा एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले वन भागीदारी सुविधा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा जून 2008 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहां पर याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये लॉन्च किया गया था UNFCCC के द्वारा।
किसके द्वारा दोस्तों? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक जो पहल है वो UNFCCC के द्वारा तैयार क्या किया गया था, शुरू किया गया था या लॉन्च किया गया था। अगर बात करें UNFCCC के बारे में दोस्तों, इसकी स्थापना रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। और इसका सचिवालय कहां पर है? इसका सचिवालय दोस्तों हमको बॉर्न में देखने को मिलता है। कहां पर? जर्मनी में, जो क्या है, यूरोपियन कंट्री है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? एक तो याद रखिएगा कि मोमेंटम फॉर चेंज जो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल है वो UNFCCC की है। और दूसरी बात यहां पे याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा। और दूसरा, इसकी स्थापना कहां पर हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, यानी ब्राजील में। और तीसरा याद रखिएगा इसके हेडक्वार्टर के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका सचिवालय कहां पर है, सेक्रेटरीट कहां पर, इसका सचिवालय कहां पर है? तो बॉर्न यानी जर्मनी में। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इस सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके द्वारा समर्पित जो कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है। तो क्योंकि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि जो कॉमन कार्बन मीट्रिक है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है दोस्तों यूनेप के द्वारा। और किस लिए विकसित किया गया है? याद रखिएगा कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न यानी कार्बन फुटचिन्ह का आकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मीट्रिक को यूनेप के द्वारा उसको विकसित किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। तो याद रखिएगा जो हिम आइस कोर है, आइस कोर, उस आइस कोर को दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या है, किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद करके उसको क्या किया जाता है, एक बेलनाकार नमूना के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आइस कोर का क्या तात्पर्य है, इस चीज को एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग अगले बात पे, कार्बन टैक्स। काफी इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा काफी मिस्टेक है, लेकिन चलिए हम सही करते हुए चल रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों कार्बन टैक्स के बारे में। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा कार्बन टैक्स की अगर बात करें तो CO2 के उत्सर्जक ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला जो कर है। तो सबसे पहले बात करें कार्बन टैक्स है क्या, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला एक प्रकार का क्या है, टैक्स है या कर है। अगर इसके बात करें दोस्तों अगले पॉइंट पे, तो प्रदूषण कर का उदाहरण है, यानी जो प्रदूषण कर लगाया जाता है या प्रदूषण कर के रूप में इसको लगाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की वजह से जो हमको प्रदूषण देखने को मिलता है या जो प्रदूषण होता है उसी को ध्यान में रखते हुए एक टैक्स के रूप में हम लोग लगाते हैं, जिसको हम लोग कार्बन टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कार्बन टैक्स है क्या, इसके बारे में दिमाग में रखिएगा। चलिए अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसका प्रथम प्रस्ताव कब आया था, तो इसका जो कार्बन टैक्स से संबंधित जो सबसे पहले जो प्रस्ताव लेकर के आया था दोस्तों, वर्ष 2005 ईस्वी में न्यूजीलैंड के द्वारा लाया गया था। तो ये याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कार्बन टैक्स को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा न्यूजीलैंड के द्वारा 2005 में प्रस्तावित किया गया था। और दूसरा यहाँ पर जो सबसे पहले इसके बारे में एग्जाम में के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कार्बन टैक्स है क्या, तो CO2 के उत्सर्जन ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है। चलिए अभी देखोगे आने वाले अभी सो है लगाने इसको कार्बन टैक्स को अन्य देश भी लगाए हैं। तो अन्य देश में दोस्तों हमको स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, ये सब देश हैं जिन्होंने वर्तमान समय में कार्बन टैक्स को अपने यहाँ लगाया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले किसने लगाया था, याद रखिएगा 2005 में न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया था। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण पढ़ने से पहले दोस्तों हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ओजोन गैस है क्या। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी बेसिक बातें अगर हम समझ लें तो उस टॉपिक को समझना आसान होता है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ओजोन परत क्षरण के बारे में, तो उसके पहले दोस्तों हमको समझ लेना चाहिए सबसे पहले ओजोन के बारे में। याद रखिएगा ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, O3 है, यानी ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में रखिएगा। वायुमंडल में
बहुत कम मात्रा में ये उपस्थित है। यानी अगर ओजोन की वायुमंडल में उपस्थिति की बात करें, इसकी बहुत ही कम मात्रा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। ओजोन जो है दोस्तों, ये तीखे गंध वाली विषैली गैस है। ये सब ओजोन की विशेषताएं हैं ओजोन गैस की, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, पूछता है। तो सबसे पहले ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है। दूसरी जो हमने बात किया कि वायुमंडल में काफी कम देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह एक तीखी गंध वाली विषैली गैस है। चलिए अगर अगले पॉइंट पे या उसके अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये निचले वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में देखने को मिलता है। यानी ओजोन गैस की उपस्थिति कहाँ पर है, इसके हिसाब से अगर बात करें तो जब ओजोन गैस हमको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक प्रदूषक के रूप भूमिका में होता है, और जब ये समताप मंडल में होता है तो वहाँ पर ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको अवशोषित करके एक सकारात्मक कैरेक्टर या सकारात्मक पक्ष के रूप में हमको सामने उसके देखने को मिलता है, और जैसे ही वो क्षोभ मंडल में आता है तो वो हमको एक प्रदूषक के रूप में देखने को मिलता है। चलिए ऊपरी वायुमंडल में ये क्या करता है, हमने बात किया कि ये परावैंगनिक जो किरणें हैं यानी अल्ट्रावायलेट है उसको अवशोषित करके क्या करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है। अगर बात करें दोस्तों ओजोन के निर्माण की, तो समताप मंडल में जो परावैंगनी विकिरण के द्वारा इसका निर्माण होता है। जो हमारा समताप मंडल है, आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्षोभ मंडल की। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है दोस्तों समताप मंडल, उसके बाद इसके जस्ट ऊपर आता है दोस्तों मध्य मंडल। फिर हमको देखने को मिलता है दोस्तों आयन मंडल, उसके बाद हमको देखने को मिलता है दोस्तों बाह्य मंडल। इस तरह से हमारे वायुमंडल में परतों को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इस समताप मंडल में ये जो हमने बात किया दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन गैस का परावैंगनिक किरणों के द्वारा हमको निर्माण देखने को मिलता है। इसका निर्माण दोस्तों 2 चरणों में होता है। अगर प्रथम चरण की बात करें तो जो ऑक्सीजन है दोस्तों, क्या है, जो ऑक्सीजन है प्रकाश रासायनिक विघटन के द्वारा, ऑक्सीजन का प्रकाश रासायनिक विघटन के द्वारा, प्रकाश रासायनिक विघटन के द्वारा ये 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जब ऑक्सीजन का प्रकाश रासायनिक विघटन होता है तो ये 2 नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये जो नवजात ऑक्सीजन है दोस्तों, ये एक नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है, O3 बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है दोस्तों, O3 बना लेता है। दूसरा वाला जो नवजात ऑक्सीजन होता है ये दोस्तों, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O2 के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेता है, O3 बना लेता है। अब फिर अगर बात करें दोस्तों इसी में ओजोन के साथ, यहां पर एक चीज इन्होंने गलती किया हुआ है टाइपिंग में, याद रखिएगा। पहले चरण में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रकाश रासायनिक विघटन के द्वारा टूट करके 2 नवजात ऑक्सीजनों में परिवर्तित हो जाता है। एक नवजात ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, एक जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो O2 के साथ रिएक्शन करके ओजोन का निर्माण करता है। उसके बाद जो दूसरा ऑक्सीजन होता है ओजोन के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या कर लेता है, O2 का, यानी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ये प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती रहती है और ओजोन का निर्माण होता रहता है। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी क्या नाम है इसका, ओजोन परत का बनना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही मानव गतिविधियों के द्वारा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जैसे ही दोस्तों समताप मंडल में प्रवेश करता है, जैसे ही ये समताप मंडल में प्रवेश करता है या समताप मंडल के निचले परत में प्रवेश करता है दोस्तों, ये क्या करता है, सबसे पहले CFC का प्रकाश रासायनिक विघटन होता है। इसका प्रकाश रासायनिक विघटन यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, रासायनिक
विघटन होता है और ये विघटित होकर के इससे दोस्तों क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस जैसे ही बाहर आती है समताप मंडल में, ये ओजोन गैस को ढूंढने लगती है और ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करके ये क्लोरीन गैस दोस्तों O3 के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है O2 का। किसका निर्माण कर लेती है दोस्तों? क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो अभी हमने बात किया था कि जो ऑक्सीजन प्रकाश रासायनिक विघटन के द्वारा दो नवजात ऑक्सीजनों में टूट जाता है, उसी में से एक ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से क्लोरीन अलग हो जाता है और O2 फिर से क्या नाम है? ऑक्सीजन गैस बन जाता है। यही क्लोरीन फिर क्या करता है? इसी फिर नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर से क्या करता है? क्लोरो मोनोऑक्साइड बनाता है और ये प्रक्रिया एक बार ये चलती रहती है। यानी कहीं न कहीं हमारे समताप मंडल में CFC के प्रयोग की वजह से जो ओजोन की प्रक्रिया, ओजोन के निर्माण की एक जो सामान्य प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को ये क्या कर देता है? धीमा कर देता है या उनमें बाधा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो यही वजह है कि दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से CFC हमारे ओजोन क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसी तरह से निभाता है। ये क्या करता है कि ओजोन के जो निर्माण की जो सामान्य प्रक्रिया है, उसी सामान्य प्रक्रिया को या ओजोन के निर्माण की दर को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, किस तरह से कम कर देता है? इस प्रक्रिया के द्वारा कम कर देता है। चलिए आते हैं दोस्तों ओजोन परत के बारे में। ओजोन लेयर के बारे में बात करें दोस्तों कि 1993 ईस्वी में फ्रांस के जो भौतिकविद थे, एक का नाम था दोस्तों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन। अगर आपसे पूछ दे कि ओजोन परत की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन के द्वारा किया गया था। अगर बात करें दोस्तों ओजोन छिद्र यानी जो ओजोन होल है, इसकी खोज किसने किया था? तो ओजोन होल की खोज किए थे दोस्तों एक ब्रिटिश दल के द्वारा किया गया था वर्ष 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले ओजोन परत की खोज किसने किया था और दूसरा याद रखिएगा ओजोन होल की खोज किया था। ओजोन होल का अगर बात करें दोस्तों, ओजोन होल का तात्पर्य होता है, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई बहुत बड़ा हमको होल या छेद देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य इतना होता है ओजोन होल का कि उस वाले एरिया में जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन या उसकी जो सांद्रता है वो हमको कम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये मुख्यतः हमको समताप मंडल के निचले परत में या पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ देगा कि ओजोन परत कहां देखने को मिलता है, तो समताप मंडल के निचले परत में देखने को मिलता है, या ऑप्शन दे दे तो पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। अगर इसके सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करें तो 50 से 30 किलोमीटर के मध्य में इसका सबसे अधिक कंसंट्रेशन या संकेंद्रण हमको देखने को मिलता है। चलिए अगर इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ओजोन परत 90% उसका हिस्सा हमको समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है और 10% हिस्सा हमको क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों इसके परत की मोटाई के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई वसंत ऋतु में सर्वाधिक होती है तथा वर्षा ऋतु में न्यूनतम होती है। यह भी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कब होती है, याद रखिएगा वसंत ऋतु में होती है, और सबसे कम कब होती है, तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु में होती है। चलिए अगर बात करें दोस्तों कि हम लोग ओजोन परत को किस में मापते हैं, ये यूनिट याद रखिएगा दोस्तों, ओजोन परत को हम लोग डाप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं? डाप्सन में। तो याद रखिएगा डाप्सन इकाई किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के मापन से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों इसके कार्य का, तो हमने बात किया ही था कि ओजोन परत का कार्य क्या है। ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके किरणों को क्या करती है, ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्या करती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करें दोस्तों, तो समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से ओजोन परत का विनियमन कौन करता है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से ओजोन परत का जो विनियमन करता है, कौन करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, प्राकृतिक रूप से अगर पूछता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए
अगर बात करें दोस्तों ओजोन परत की क्षीणता के बारे में, तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसेज हैं, या ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो याद रखिएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन यानी CFC, हाइड्रोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ये सब जो गैसेज हैं वो ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं या उत्तरदायी हैं। अगर बात करें दोस्तों ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक हमको कहां परिलक्षित होता है, या ओजोन परत के क्षरण का प्रभाव हमको सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा पोलों पर यानी ध्रुवों पर इसका क्षरण या इसका क्या नाम है, ओजोन का क्षरण हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए अगर बात करें दोस्तों अगले पॉइंट पे, ओजोन जो होल है उसका छिद्र सर्वाधिक निर्माण कहां पर हुआ है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण या ओजोन जो लेयर है उसकी सबसे कम कंसंट्रेशन कहां पर, उसकी सांद्रता सबसे कम कहां देखने को मिलती है, याद रखिएगा अंटार्कटिका के ऊपर हमको देखने को मिलता है। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखिएगा, आपको सब ये मिल जाएंगे। चलिए अगर आते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे, तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी जिसको हम लोग ओजोन होल कहते हैं, उसका पता किसने लगाया था, याद रखिएगा तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन होल का पता GW कैंटमूर के द्वारा वर्ष 2005 में लगाया गया था। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा। ये प्रभावी कब हुआ था, 1 जनवरी 1989 ईस्वी में क्या हुआ था, ये प्रभावी हुआ था। सबसे पहले याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और दूसरा याद रखिएगा ये प्रभावी कब हुआ था, तो 1989 1 जनवरी 1989 को हुआ था। अगर बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर 2022 की थीम की बात करें दोस्तों, तो 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ये इसकी थीम थी जो 2022 में मनाया गया था। तो कोई भी दिवस पढ़ते समय ये दिमाग में रखने की जरूरत है उसकी थीम क्या है और दूसरा उसका डेट क्या है। चलिए अगर हम लोग ओजोन परत के क्षरण की बात हम लोगों ने कर लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी परत की जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, अगर उसका क्षरण हो रहा है तो उसका प्रभाव भी हमको देखने को मिलेगा। तो अगर ओजोन परत क्षरण के प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो ये परावैंगनी विकिरणों को क्या करता है, हमने बात किया कि जो ओजोन परत क्षरण है वो हमारे सूर्य में जो परावैंगनी किरण है, जो अल्ट्रावायलेट है, उसको अवशोषित करके हमारे जीवन की रक्षा करता है। उसमें जो परावैंगनी किरण में दोस्तों जो सबसे घातक है अल्ट्रावायलेट जो UVV है, उसको अवशोषण क्या करता है, उसको अवशोषित, जब ओजोन परत का जब क्षरण होने लगता है तो इसका अवशोषण क्या होता है, वो कम हो जाता है। जब इसका अवशोषण दोस्तों कम हो जाता है तो इसकी वजह से हमको त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, आनुवांशिक दोष, पौधों की वृद्धि में रुकावट, जीन उत्परिवर्तन, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ये सब प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन परत हमारे लिए जो समताप मंडल में उपस्थित है उसके निचली सतह पे कितना महत्वपूर्ण है, या इसमें जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। याद रखिएगा दोस्तों अगर हम लोग बात करें डाप्सन यूनिट की, तो हमने बात किया था ओजोन परत को मापने के लिए डाप्सन यूनिट की बात करते हैं, तो एक डाप्सन यूनिट होता है। और एक डाप्सन यूनिट का क्या तात्पर्य है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर जो शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर के जो मोटाई के बराबर होता है। यानी एक डाप्सन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटमॉस्फेरिक यानी एक जो एटमॉस्फेरिक दाब है उस पर शुद्ध ओजोन का जो 0.01 जो मिलीमीटर जो मोटाई है वो एक डाप्सन यूनिट के बराबर होती है। चलिए
अगले पॉइंट पे बात करें दोस्तों, तो फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी है? याद रखिएगा, हमारे घरों में जो फ्रिज है उसमें जो गैस भरी जाती है वो गैस कौन सी है? मेफ्रॉन है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में काफी बार आपको रिपीटेड करके अल्टरनेट ये मिल जाएगा। अगर बात करें दोस्तों प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? याद रखिएगा, प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में हम लोग अमोनिया का प्रयोग काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज समझ में जितने भी महत्वपूर्ण बातें समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही वीडियो का एंजॉय करते हुए खूब मजे के साथ पढ़े होंगे और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए और आने वाले लेक्चर पर हम लोग उसको जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, नमस्कार।